देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? अकबर, बीरबल, हुमायूं या फिर बाबर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो है कौन? तो हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। तो इसका जो कह सकते हो जो डेथ जब होता है मृत्यु, तो हुमायूं का जो निधन है वो कब होता है? तो 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ये ध्यान रखना। उसके अलावा एक सवाल और भी आपसे खूब अच्छा बनता है सवाल, देखिए कौन सा। तो अच्छा सवाल ये बनेगा कि हुमायूं के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या सही हो गया? हुमायूं, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था जहांदार शाह, उशमुशन शाह, रफीस्वान या जहान शाह। ठीक है, तो यानी ये कि उत्तर जो मुगल जो काल था, उत्तर मुगल काल था, उसके शासक ये हैं। तो लंपट मूर्ख, चलिए देखिएगा, तो आप देखेंगे तो किसे कहते हैं? तो इसमें आप देखेंगे तो जहांदार शाह। ठीक है, कौन है? जहांदार शाह को मिल जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि जजऊ का युद्ध यानी 1707 में किन किन मुगलों के बीच में हुआ था? तो मुअज्जम और आजम कामबख्श, ठीक है, मोहम्मद सुल्तान, अकबर, मुअज्जम और या अकबर। तो 4 ऑप्शन है। तो इनमें आप देखेंगे जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो मुअज्जम और आजम के बीच में हो रहा है। लेकिन इसे आप देखेंगे तो इसमें कौन हार रहा है? तो इसमें आजम की हार हो जाती है। ठीक है, आजम की इसमें क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है ना, यानी आप देखेंगे यानी कि जब 1707 में किसका तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार के लिए क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि घड़ित कायर के नाम से जाना जाता है मुअज्जम, फर्रुखसियर, रंगीला या बहादुर शाह प्रथम। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि घड़ित कायर के नाम से जाना जाता था कौन? तो मुअज्जम, फर्रुखसियर, रंगीला या बहादुर शाह। तो जो सही आंसर आपका है वो घड़ित कायर किसे कहा गया है? तो फर्रुखसियर को कहा गया है, घड़ित कायर कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? 5, 7, 10 या 12। तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 7। अच्छा, यहां पर आपको बड़े ध्यान देना है कि इसमें आपसे महाजनपद नहीं पूछा है कि आप 8 बता देंगे, लेकिन नहीं, यहां पर देखो क्या लिखा है कि बुद्ध काल में यानी कि बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे। ठीक है, कितने गणराज्य थे? तो कितने थे? 7 थे। जैसे आप देखोगे जैसे कि कुशीनगर के मल्ल हुआ करते थे, पावा के मल्ल हुआ करते थे, जैसे आप देखोगे कि और साक्य हुआ करते थे। तो ऐसे 7 क्या थे? आपके गणराज्य थे। ठीक है, 7 क्या थे आपके? मतलब क्या थे? गणराज्य थे बौद्ध काल में। महाजनपद नहीं पूछ रहा आपसे कि आप 8 लगाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था?
महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती। तो जो सही आंसर है आपका है वो कौन सा है? मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा। तो आपको बताना होगा, देखिए यहाँ पर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो था कौन सा? मथुरा था। या फिर हमने ये भी पढ़ा है कि मथुरा शैली में, आपने पढ़ा होगा कि मथुरा शैली में सबसे पहले और जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी वो किसमें? मथुरा शैली में ही बनाई गई थी, हमने ऐसे पढ़ रखा है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। और देखिएगा मथुरा से अगर एक दो सवाल अगर बनाते हैं तो उसमें हम लोग मथुरा को पेड़ा नगरी भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पेड़ा नगरी और 12 वन 6 उपवन, 12 वन 6 उपवन व 5 पर्वतों का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि मथुरा को हम लोग एक दो नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? बागपत, सहारनपुर, इटावा या बरेली? तो जो सही आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। तो देखिए जो टोपरा, जो फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि अशोक जो स्तंभ है उसने टोपरा से दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से अशोक स्तंभ कहाँ लाया था? दिल्ली में लाया था, और दिल्ली में जो परिसर है कुतुब परिसर उसमें उसने लगवाया था, सहारनपुर। लेकिन अब ध्यान देखो सहारनपुर से कई सारे सवाल बनते हैं आपके, सहारनपुर से क्या क्या सवाल बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। एक सवाल आपको ये बनता है कि उत्तर प्रदेश की जो उच्चतम बिंदु है या यूपी की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट जो पीक है, वो किस जिले में है, उसका क्या नाम है? तो वो यहीं पर है। तो ध्यान सहारनपुर में, यही सहारनपुर में यूपी की सबसे ऊंची चोटी असमोत स्थित है। ठीक है, असमोत, असमोत जो कि कितनी हाइट है? जो कि आप देखेंगे तो 960 मीटर की। ठीक है, 960 मीटर की असमोत। ठीक है, और ये कहाँ पे है तो बताना? शिवालिक रेंज में है, यानी हिमालय का ही पार्ट है, शिवालिक रेंज में। ठीक है, उसके अलावा सहारनपुर से और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो देखिएगा जो सहारनपुर है, सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर में यूपी के कह सकते हो कि सबसे अधिक जो लीची उत्पादन है, माल्टा उत्पादन है, वो सबसे अधिक सहारनपुर में ही होता है। और सहारनपुर जो लकड़ी पे नक्काशी है, लकड़ी पे नक्काशी का मतलब हो गया कि लकड़ी पे जो डिजाइनें बनती हैं उसके लिए बड़ी फेमस है। कौन? तो सहारनपुर फेमस है। उसके अलावा सिगरेट उद्योग, उसके अलावा जो बांट उद्योग होता है तो इन उद्योगों के लिए फेमस है। कागज उद्योग के लिए फेमस है, लेकिन कागज उद्योग में ध्यान रखिएगा मशीनों से बनी जो कागज है उसके लिए फेमस है, जबकि हस्त निर्मित जो कागज है ना वो बड़ी फेमस है आपके कालपी जालौन का। चलिए अगर देखिएगा, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था बताना है? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर? तो सही आंसर क्या है आपका? थानेश्वर। थानेश्वर ये कहाँ पे है तो आप बताएंगे कि ये हरियाणा में। ठीक है, ये कहाँ पे है तो ये हरियाणा में है। अगर देखिएगा 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में गढ़वाल वंश के किस शासक को पराजित किया था? अच्छा, यहां पर आपको ध्यान देना है, एक सवाल बहुत बनेगा कि ये जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया, जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया, तो चंदावर जो प्लेस है जो वो कहाँ पे है तो वह देखो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद मतलब जिसे हम लोग चूड़ियों का नगर भी कहते हैं, धान्य नगर, इसे चूड़ियों का नगर कहते हैं फिरोजाबाद को। और जो इसका पहले नाम चंद्रनगर हुआ करता था। तो ये कौन से हैं? गढ़वाल वंश। ठीक है, गढ़वाल वंश के शासक कौन है तो ये है जयचंद। कौन है? जयचंद। और जो गढ़वाल वंश ये कहाँ रहते थे तो ये रहते थे कन्नौज में। ठीक है, कहाँ रहते थे? कन्नौज में रहते थे। अरे देखो
मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य, ये देखो सरकी साम्राज्य या सरकी वंश पूछता है आपसे, की स्थापना की है। तो किसमें, किस सन में, 1319 में, 1392 में, 1393 में या 1394 में। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका 1394, ठीक है। क्या है आपका 1394। जैसे कि आपसे भी पूछा गया था कि जो सरकी वंश कहाँ पर शासन करता था, जौनपुर में, ठीक है। जौनपुर को, जौनपुर हम लोग क्या कहते हैं, जौनपुर हम लोग कहते हैं सिराज ए हिंद कहते हैं, सिराज ए हिंद कहते हैं, ठीक है, सिराज ए हिंद कहते हैं। जौनपुर में आप देखेंगे तो जौनपुर क्या है, ये सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला क्या है आपका जिला है। इसके अलावा जौनपुर में ही आप देखेंगे अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद है। जो इसे ही देखेंगे तो लाल दरवाजा आपको मिलेगा, यहीं पे आपको लाल दरवाजा, यहीं पे क्या है आपका लाल दरवाजा। यहीं पे आपको मिलेगा झझरी मस्जिद, झझरी मस्जिद। शाही किला व पुल भी यहीं पे है। जौनपुर में है शीतला चौकिया धाम मिलेगा आपको, यहीं पर आपको शीतला चौकिया धाम यहीं पे आपको है, ठीक है। तो ये सारे डाटा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, शेरशाह व जिंदल के मध्य, अकबर और हुमायूं के मध्य या उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो कन्नौज का युद्ध, देखो कन्नौज का युद्ध जो है इसे हम लोग बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। तो इसमें जो हुमायूं होता है वो हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है और दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लेता है और लगभग 14 से 15 सालों तक वो अपना शासन चलाता है, ठीक है। लेकिन वही 1540 में अपना शासन स्थापित करेगा शेरशाह सूरी और वो 1500 आप देखेंगे तो 55 तक का जाएगा और 1555 में सरहिंद के युद्ध में देखा जाएगा तो वो वापस पालेगा अपने साम्राज्य को और 1556 में उसकी डेथ हो जाएगी हुमायूं की 3 पनाह की सीढ़ियों से गिरकर। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। तो कन्नौज का युद्ध जो हम लोग कहते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हो रहा है, तो ये युद्ध हो रहा है आपका 1540 में, ठीक है। ये युद्ध हो रहा है 1540 में, 1540 में। तो किसके मध्य में हो रहा है, तो ये हो रहा है हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये डाटा ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि ताजमहल किस मुगल शासक की देन है, अकबर की, शाहजहां की, बाबर, ये हुमायूं की। देखो जो ताजमहल की जब बात करते हैं तो जो ताजमहल आपका है ये ताजमहल आगरा में है और ये यमुना नदी के क्या है किनारे है। और ताजमहल जो है वो खासकर आप देखेंगे तो शाहजहां ने अपनी जो बीवी हैं जो अर्जुमंद बानो बेगम जिनका नाम हम लोग कहते हैं या फिर जिसे नूरजहां की ही हम लोग बात करते हैं, तो उनकी याद में या फिर कह सकते हो नूरजहां की एक मकबरा है, ठीक है, जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और जो ये ताजमहल में जो सफ़ेद संगमरमर जो लाया गया है वो राजस्थान में एक खान पड़ती है मकराना का खान, तो मकराने की खान से ये संगमरमर को लाया गया था और इसको निर्माण कराया गया था यहाँ पर। उसके अलावा भारत में देखेंगे तो भारत में 1983, ठीक है, 1983 में शामिल होने वाला यूनेस्को का पहला साइट्स था, ठीक है। तो ये एक बेहतर सवाल बन सकता है कि वो कौन सा ये साइट्स है जो सबसे पहले यूनेस्को में क्या हुआ शामिल हुआ, तो बताएंगे वो कौन सा, ताजमहल कब, तो 1983 में, ठीक है। तो हालांकि इसमें जो ऑप्शन
सही है वो कौन सा है, शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा ये ताजमहल निर्माण कराया गया। और ताजमहल को ध्यान रखना कि इसे कब, तो 1983 में 1983 से यूनेस्को साइट घोषित किया गया। यूनेस्को साइट घोषित किया गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये किसने बनाया, तो शाहजहां द्वारा। अगला है कि अवध राज्य का संस्थापक कौन है, तो सादत खां, सफदरजंग या वजीर अली या अली शाह। तो जो इसमें सही आंसर है वो आपका सादत खां है। ठीक है, बताएंगे। तो इससे सवाल आपका ये बनेगा सादत खां से कि अवध राज्य का स्वतंत्र संस्थापक कौन था। अवध राज्य का स्वतंत्र संस्थापक तो बताना है कौन है, वो तो सादत खां है। सादत खां है। ठीक है, इन्हें माना जाता है। अगला है कि किस शासक ने मुगल साम्राज्य की आरंभिक राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। यहाँ पे देखो आगरा से दिल्ली। ठीक है, आगरा से दिल्ली। तो आगरा राजधानी किसने बनाया था, तो आगरा राजधानी तो बनी थी मुगलों की अकबर के समय में, अकबर ने बनाया था। लेकिन आप देखेंगे तो आगरा से दिल्ली बोल रहा है ले जाने के लिए, तो वो कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, कौन हो गया, शाहजहां। ठीक है, तो आगरा राजधानी, आगरा राजधानी किसके समय हो रहा है, तो अकबर के समय है। अकबर के समय। ठीक है, और फिर देखेंगे शाहजहां इसे कहाँ लेके जाएगा, तो जो शाहजहां है, तो शाहजहां कहाँ लेके जाएगा, तो ये दिल्ली लेके जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है अकबर के नवरत्न 9 में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से बिलोंग करते थे, ये कहाँ के थे, तो कालपी, कन्नौज, सीतापुर या प्रयागराज। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, सीतापुर है। ठीक है, तो बताएंगे सीतापुर में एक जगह कौन सा है, लहरपुर। तो लहरपुर में इनका क्या होता है, जन्म होता है, टोडरमल। और जो ये टोडरमल है, टोडरमल ये अकबर के नवरत्नों में एक थे, या अकबर के ये वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, अकबर के ये वित्त मंत्री थे। इसके अलावा ये भी हम लोग बता सकते हैं कि जो आपके टोडरमल हैं, टोडरमल ने भूमि मापन हेतु, भूमि मापन हेतु दहसाला व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, शुरू की थी। तो एक चीज आपको और भी इसमें ध्यान रखना है कि जो दहसाला व्यवस्था है ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में ये चलता था, लेकिन शेरशाह सूरी के बाद में जो ये व्यवस्था लाया गया वो अकबर के दरबार में लाया गया। और कौन लेकर आया, तो टोडरमल लेकर आया। तो टोडरमल नवरत्नों में एक थे और इनके पास कौन सा मंत्रालय था, कौन सा विभाग था, तो वित्त मंत्रालय था। तो टोडरमल ये कहाँ के हैं, तो बताएंगे सीतापुर में, जो लहरपुर है वहाँ पर इनका स्थान, जन्म स्थान है। अच्छा, इसके अलावा और भी एक अच्छा सवाल आपसे बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि राजा टोडरमल भूलेख एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा हरदोई में। तो ये भी एक अच्छा सवाल बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि राजा टोडरमल भूलेख एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, तो हो जाएगा हरदोई में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि चौरी चौरा की घटना
कब घटित हुई? 1922, 1920, 1921 या 1923? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1922। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 1922 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा था चौरी चौरा घटना ये किसका परिणाम था? तो ये बताएंगे कि जो ये असहयोग आंदोलन कब शुरू होता? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। 1920 को शुरू हुआ, 1920 को शुरू हुआ। लेकिन आप देखेंगे इस घटना के कारण, ठीक है, इस घटना के कारण इसे क्या कर दिया जाता है? इसको स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित कर दिया गया कब? तो ये कर दिया गया लगभग 12 फरवरी 1922। तो ये था 1922 को क्या कर दिया गया? इसे बंद कर दिया गया या स्थगित कर दिया। किसी असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को ये शुरू किया गया था। ठीक है, अगला देखो, अगला किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को, बनारस को, लखनऊ को या कानपुर को? तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? जौनपुर। ठीक है, किस कौन सा है? जौनपुर। हमने इससे भी जौनपुर के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। क्या क्या? तो एक जानकारी तो हमने ये प्राप्त किया है जौनपुर के बारे में कि जौनपुर की स्थापना किसने की है? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। जौना खां की याद में किया गया है। और जो जौनपुर आप देखेंगे तो वो किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका कौन सा? गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे है। और जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला क्या है? ये आपका जिला है यूपी का। तो ध्यान रखिएगा कि जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी तट पर, गोमती नदी तट पर ये है। ठीक है, तो जौनपुर को ध्यान रखना है। उसके अलावा पंचमहल कहाँ अवस्थित है? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा या लाहौर? ठीक है, तो जो पंचमहल कहाँ स्थित है? तो ये बताएंगे स्थित तो ये है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो ये पंचमहल है, हवा महल नहीं है। हवा महल तो ये आपको मिलेगा जयपुर में, लेकिन ये पंचमहल है जो कि 5 मंजिले का है। कितने? 5 मंजिले का है। और ये फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी है जो मुगल शासकों द्वारा ये बनवाया गया। अगला है कि बुरहान उल मुल्क किसकी उपाधि थी? जैसे हमने अभी कुछ देर पहले ही बात की थी कि बुरहान उल मुल्क किसकी उपाधि है? सफदर जंग की है, सादत खां की है, वजीर अली की है, व अली अहमद की है। तो ये किसकी है? तो बताएंगे सादत खां की है। जैसे आपने पढ़ा कि भाई अवध का जो स्वतंत्र संस्थापक है, मतलब कि जो मुगलों से स्वतंत्र हो गया, ठीक है ना, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, वो कौन था? सादत अली खां है। तो इन्हीं की उपाधि है कौन सी? बुरहान उल मुल्क की है। ठीक है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि इन्हें मिली थी। नेक्स्ट देखिएगा, लखनऊ का इमामबाड़ा किसने बनवाया था? ठीक है, तो असफुद्दौला, शेर खां, शेर सिंह या अली शाह? तो देखो जो लखनऊ का जो इमामबाड़ा है, अब कौन सा इमामबाड़ा ये नहीं लिखा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो बड़ा इमामबाड़ा है, ठीक है, कौन सा वाला? बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो 1784 में असफुद्दौला द्वारा कराया गया था। उसके बाद ध्यान रखिए जो बड़ा इमामबाड़ा है ये एशिया का सबसे बड़ा बिना पिलरों वाला गुंबद है। इसे कह सकते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा बिना स्तंभों वाला
गुंबद है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब कि इसमें कोई भी आप देखेंगे तो कोई पिलर्स नहीं है, लगभग ये 150 मीटर की लंबाई में है और लोग 50 या 55 फीट की ऊंचाई में ये गुंबद है। मतलब ये एशिया का सबसे बड़ा बिना पिलरों वाला ये गुंबद है। तो आपको बताना है कि बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया है, तो वो कराया है असफदौला ने। कब कराया है, 1784 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फैजाबाद से लखनऊ राजधानी किसके काल में स्थानांतरित की गई थी। देखो फैजाबाद से लखनऊ राजधानी किसके काल में स्थानांतरित की गई थी, तो सही आंसर इसमें आपको मिल जाएगा कौन सा, तो असफदौला। ठीक है, तो कब बना राजधानी, तो 1775 में। 1775 में राजधानी क्या बनेगा, लखनऊ। कहाँ से, फैजाबाद से। यह वो ध्यान रखिएगा जो आपके जो अवध के नवाब थे, तो अवध के जो नवाब हैं तो इनकी राजधानी पहले फैजाबाद हुआ करती थी। फैजाबाद से इन्होंने कहाँ लेकर ट्रांसफर किया, तो लखनऊ किया। लखनऊ में किसने ट्रांसफर किया, तो असफदौला ने किया। असफदौला कौन है, तो असफदौला वही है जिन्होंने क्या किया था कि लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण कराया था 1784 में। और राजधानी कब ट्रांसफर कर रहे हैं, 1775 में, यानी कि 9 साल बाद बड़े इमामबाड़े का निर्माण उनके द्वारा कराया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, बनारस की संधि किसके काल में हुई थी, सफदरजंग, सादत खां, सुजाउद्दौला या असफदौला। तो इसमें जो सही आंसर है ना वो आपका ये सुजाउद्दौला की बात करते हैं। अब देखो बनारस की जो संधि है, बनारस की संधि हालांकि 2 हुई, एक पहली एक दूसरी भी संधि हुई थी। और ये किसके बीच में हो रहा है, तो ये हो रहा है अंग्रेजों के थे। उस समय वारेन हेस्टिंग्स उसमें शासक हो रहे हैं। ठीक है, अगला कि फैजाबाद की संधि किस काल में हुई थी, असफदौला, सुजाउद्दौला या सादत अली या सफदरजंग के बीच में हुई थी। असफदौला, सुजाउद्दौला, सादत खां या सफदरजंग। इसमें देखो सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा असफदौला। कब, तो 1775 में हो रहा है। ठीक है, देखो जो ये फैजाबाद की संधि है ना, फैजाबाद जिसे अब अयोध्या कहते हैं, तो फैजाबाद की जो संधि हो रही है वो हो रही है असफदौला है और उधर ब्रिटिश गवर्नर है आपका। तो इसमें इस संधि के तहत होता क्या है, इस संधि में ये कहा गया था कि जो अब जो असफदौला होंगे वो अपने साम्राज्य में ब्रिटिश सेना को रखेंगे और उस ब्रिटिश सेना का जो खर्च होगा वो सादत जो जो आपकी असफदौला हैं ये खुद ही देंगे या उस पर होगा। यानी एक मिला कह सकते हैं कि रेजिमेंट स्थापित कर दिया वहाँ पर असफदौला के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है किस अवध शासक ने आत्महत्या की थी, सफदरजंग ने, सादत खां ने, सुजाउद्दौला या अली शाह ने किया। 4 हैं आपके, बताइए इसमें क्या है। तो किस अवध शासक ने आत्महत्या की थी, तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है सादत खां। ठीक है ना, सादत खां ने आत्महत्या की थी। ठीक है, अगला सादत खां ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह प्रथम, अकबर या जहांदार शाह। तो जो सही आंसर है आपका वो है कौन सा, तो मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको दिया था क्या, ये सादत खां को बुरहान उल की उपाधि दी थी। अच्छा, इसके अलावा हमने इस तरीके से पढ़ रखा है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है इसने ही जजिया कर को अंतिम रूप से क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक है, अंतिम कर से समाप्त किया था, यानी कि जजिया कर को लगाया सबसे पहले किसने, तो मोहम्मद बिन जो कह सकते हैं कासिम था उसने लगाया था। मोहम्मद बिन जो कासिम ने सबसे पहले अरब आक्रमण किया था, यह अरबी था जो आक्रमण किया था भारत में और सफलता भी पाई थी, तो उसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ठीक है, कौन सा है, तो मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया और अंतिम रूप से किसने खत्म किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। तो बीच में बहुत लोगों ने लगाया था और बहुत लोगों ने हटाया भी। जैसा हमने देखा कि फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर इसने लगा दिया था, अकबर ने हटाया था, औरंगजेब ने फिर लगा दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से क्या किया था, समाप्त किया था। तो सही आंसर कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह जो रंगीला है इसको ध्यान रखना कि जजिया कर को अंतिम रूप से इसने क्या किया था, समाप्ति किया था। ठीक है, और जजिया कर को सबसे पहले लगाया किसने, तो इसको सबसे पहले मोहम्मद बिन
कासिम ने लगाया, ठीक है ना। यानी कि अब बात करते हैं कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था पहली बार, ठीक है। जजिया कर क्या था, तो गैर मुस्लिमों से तो ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था, तो सही आंसर क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए अगला देखिएगा, अवध को कुशासन के आधार पर कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, 1855, 1856, 1857 या 1858। तो सही आंसर आपका इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें कब मिलाया गया था, तो बताना आपको 1856 में, ठीक है। तो देखो अवध को किसके आधार पर, कुशासन के आधार पर। तो सवाल से पूछेगा कि अवध को किस आधार पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको अपना लिया गया था, तो कुशासन के आधार पर, यानी कि कुशासन में अच्छा शासन न कर पाना, ठीक है। ये अंग्रेजों द्वारा बताया गया था कि अवध के जो नवाब हैं वो अच्छे शासन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ की जनता उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा है। आपको मिला रहा है 1856 में। तो इस समय शासक कौन है, अवध के शासक कौन है, तो बताना नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। तो इस समय यानी 1856 में नवाब कौन होते हैं, तो 1856 में जो नवाब हैं वाजिद अली शाह हैं। तो इनको हालांकि कोलकाता भेज दिया गया था, देखा जाए तो पेंशन पे। 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था, कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। तो इसमें जो अच्छा जाहिर सी बात है कि हमें नजर आ रहा है कि कानपुर से किसने लीड किया था, तो वो कौन है, तो आपको हो जाएंगे इसमें नाना साहब। कौन हो जाएंगे, नाना साहब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे यूपी में किस क्षेत्र से किसने क्या किया था, लीड किया था 1857 की क्रांति के समय, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि 1857 क्रांति का मतलब होता है शीघ्र परिवर्तन। 1857 क्रांति के समय, ठीक है, 1857 की क्रांति अगर देखेंगे तो इस समय ब्रिटेन में पीएम कौन है, तो वो है पार्मस्टन, ठीक है, पार्मस्टन, ठीक है। गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, तो बताएंगे इस समय गवर्नर आपके हैं कैनिंग। कौन है, कैनिंग। और सम्राट कौन है, ठीक है, सम्राट कौन है इस समय, तो वो हैं आपके बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये तो मूलभूत बातें आपको इतनी ध्यान रखनी है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, पार्मस्टन थे, ठीक है। उसके अलावा गवर्नर उस समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और उस समय सम्राट कौन थे, तो आपके बहादुर शाह जफर थे। अब देखो कौन किसने कहाँ से लीड किया है, इसके और हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली से किसने लीड किया, दिल्ली से, तो दिल्ली से। इसके बाद में देखेंगे आप तो फैजाबाद, फैजाबाद से कौन था, ठीक है। बरेली से कौन था, इलाहाबाद से कौन था,
और इसके अलावा देखेंगे तो हम लोग मेरठ से कौन था, ठीक है, मेरठ से कौन था। देखिएगा जब यहाँ हम लोग बात करते हैं इस वाले पोर्शन पे कि दिल्ली से कौन है, तो दिल्ली से कौन, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह है। इनके सेनापति हैं कौन, बख्त खां, ठीक है। यहाँ से हैं मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। अच्छा एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सवाल ये पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा ऐसा व्यक्ति था या कौन सा ऐसा शासक था जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इनामी राशि भी घोषित किया था, तो वो कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा बरेली से बात करें तो खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ठीक है। इलाहाबाद से कौन है, तो लियाकत अली हैं, यहाँ से लियाकत अली हैं। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि आपने लियाकत अली नाम सुना होगा, तो लियाकत अली आपने देखा कि जो हमारी अंतरिम सरकार गठित हुई थी 1946 में, तो उसमें आपने देखा था कि जो वित्त मंत्री जो पद दिया गया था वो लियाकत अली को दिया गया था, और वो आगे चलकर ब्रिटेन पाकिस्तान के क्या बने थे, पहले प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वो लियाकत अली अलग है और ये क्या अलग है। अब देखो वो लियाकत अली उस समय 1947 में होंगे और ये 1857 की बात चल रही है, तो यानी कि कोई इंसान इतना लंबा तो जी नहीं सकता, इसलिए दोनों लियाकत अली अलग अलग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1800 क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी निम्न में से कौन थी, कस्तूरबा गांधी, भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू या बेगम हजरत महल। तो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है ना, अच्छा यहाँ सब देखेंगे तो ये 1857 की बात कर रहा है, तो इस समय आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी, भीखाजी और सरोजिनी नायडू ये लोग तो नहीं होंगे। कौन है यहाँ पर, तो बेगम हजरत महल है। कौन है, बेगम हजरत महल है। अच्छा इनकी अगर बात की जाए, बेगम हजरत महल की अगर बात कर ली जाए तो देखिएगा, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है इस चीज़ से कि ये अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की ये दूसरी यानी कि सेकंड क्या थी, पत्नी थी, पत्नी थी, ठीक है। और इनको हम लोग महक परी भी कहते हैं, महक परी भी कहते हैं, ठीक है। ये इनसे सवाल बन सकता है कि ये क्रांति में अवध यानी कि लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, ठीक है ना। ये कहाँ से, तो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। और बेगम हजरत महल का जो मकबरा या जो समाधि है, ठीक है, समाधि ये काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल, ठीक है। देखिएगा जब क्या होता है कि 1857 की जो क्रांति जब होती है तो उस क्रांति में अंग्रेजों द्वारा क्या लगाया जाता है, यानी आरोप लगाया जाता है कि ये लोग शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे, इसलिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने जा रहे हैं। तो उस समय जो बेगम हजरत महल हैं जो कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की क्या है, ये दूसरी पत्नी है जिनको हम लोग महक परी भी कहते हैं। तो इनका एक पुत्र होता है बिरजिश कादिर जो अभी अल्पवयस्क होता है, तो उसको क्या करती हैं, नवाब घोषित करती हैं और इस क्रांति में वो लड़ने के लिए आ जाती हैं। लेकिन हालांकि इनकी बहुत ही कह सकते हैं अच्छा कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस रहा इस क्रांति में, उन्हें बहादुरी के साथ उन्हें लड़ाई लड़ी, लेकिन अंतिम रूप से ये क्या हुआ, मतलब परेशान हो गई और ये नेपाल चली गई
और नेपाल में इनकी क्या हो जाती है, निधन हो जाता है। और नेपाल में निधन कहाँ होता है, तो काठमांडू में। तो ये बहुत ही बेहतर सवाल बनता है कि जो बेगम हजरत महल है, इनकी वो जो मकबरा है या समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, तो ये नेपाल में। ठीक है, वो कहाँ पे, नेपाल में, यानी इस क्रांति के समय वो कहाँ चली गई थी, तो नेपाल चली गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी, कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या इलाहाबाद में। तो ये स्थापना कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है कहाँ पर, कानपुर में है ना। कब हो रहा है, तो 1924 में हो रहा है। कब हो रहा है, 1924 में हो रहा है। और संस्थापक कौन है, यानी हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं HRA भी कहते हैं। ठीक है, HRA। तो HRA का मतलब हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं तो संस्थापक कौन है, तो ये हैं सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल। तो हालांकि ये मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है, ये मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन इनके साथ में कई लोग जुड़े होते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद भी इनके साथ में है, ये संस्थापक हैं। और एक योगेश चटर्जी भी इनके साथ में है। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस बोलते हैं हम लोग HRA कहते हैं। ठीक है, और HRA की पहली हम लोग या ये कह सकते हैं कि HRA का जो पहला काम था वो कौन था, काकोरी कांड। ठीक है, कौन सा था, काकोरी का कांड। ठीक है, जिसे अब हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन भी कहते हैं। तो ये कब होता है, तो 9 अगस्त 1925 को होता है। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को होता है, 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आपको HRA। ठीक है, अगला है अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। हालांकि हम लोग ये मानते हैं कि खड़ी बोली का जनक भी हम लोग कहते हैं कि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में अगर बात की जाए तो अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं कि अमीर खुसरो ने अपने जीवन में दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा है। कितने, 7 सुल्तानों का काल देखा। 7 सुल्तानों का काल देखने का मतलब ये है कि मतलब जल्दी जल्दी सुल्तानों की जो अवधि होगी वो बदलती रही होगी और ये उसी दरबार में रह रहे होंगे। जैसे अगर देखा जाए तो ये किन किन के दरबारों में रह चुके हैं, अगर 1-2 नामों की बात करें, वैसे रहे तो 7 में हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो ये जलालुद्दीन खिलजी दरबार में भी रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी दरबार में रहे हैं, बलबन के भी दरबार में रहे हैं, कैकुवाद के दरबार में भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे लोगों में, मतलब कुल मिला के 7 लोगों के दरबार में ये रहे हैं। अमीर खुसरो का जो बचपन का नाम था वो था अबुल हसन। क्या नाम था, अबुल हसन नाम था, बचपन का इनका नाम था। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, जरा यहाँ पे देखो, तो अमीर खुसरो की हम लोग बात करते हैं, तो अमीर खुसरो का जन्म की अगर बात करते हैं, अमीर खुसरो की अगर जन्म की अगर आप बात करेंगे तो इनका जो जन्म है वो है क्या, पटियाली। और पटियाली जगह कहाँ पे है, तो ये है कासगंज। पहले पटियाली एटा में पड़ता है, तो लेकिन एटा से अलग होकर एक नया जिला बना था, कौन सा, कासगंज। तो इसलिए कासगंज यहाँ पे हो गया, पटियाली कासगंज में स्थित है। ठीक है, अमीर खुसरो कि अगर गुरु की बात करते हैं तो इनके गुरु कौन है, तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया गुरु हैं। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं मूल नाम क्या है, मूल नाम अमीर खुसरो का क्या है, तो इनका जो मूल नाम है वो है अबुल हसन। ठीक है,
अबुल अबुल हसन, नाम क्या हो जाएगा? अबुल हसन। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा मकबरा की बात करें कि अमीर खुसरो का मकबरा कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली में है। ठीक है, खुसरो ने तो अमीर खुसरो के बारे में डाटा हो गया। तो अमीर खुसरो ने कितने? तो 7 सुल्तानों का काल देखा है, काल देखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अमीर खुसरो के बारे में। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में, आगरा में, इटावा में या बाराबंकी में। जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो जाएगा कौन सा? कासगंज में। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ कहाँ? कासगंज में। ठीक है, लेकिन थोड़ा और जानकारी इनके बारे में और ध्यान रखना कि अमीर खुसरो को हम लोग कव्वाली, सितार, पहेलिया, तराना आदि का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा कि निम्न युगों में कौन सुलेमित नहीं है? हालांकि उनको जन्म स्थान के बारे में कह रहा है, सुलेमित नहीं है। टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका कौन सही नहीं है? तो आपका ये सही नहीं होगा, बीरबल कन्नौज नहीं सही होगा। ठीक है, बीरबल कन्नौज ये सही ऑप्शन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीरबल का जन्म जो होता है वो कालपी जालौन, बीरबल का जो जन्म है वो कहाँ पे है? तो ये है कालपी, कालपी। और कालपी कहाँ पड़ता है? तो जालौन में। कहाँ पे है? जालौन में। ठीक है, अच्छा देखो जो कालपी जालौन है, कालपी जालौन से बड़ी फेमस सवाल बनते हैं कि जो कालपी है वो बीरबल का जन्म स्थान भी है। उसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो खासकर हम लोग बात करते हैं कि जो हस्त निर्मित कागज के लिए बड़ी फेमस है, यानी कि हाथों से निर्मित कागज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है हमारा? तो जालौन है, और वहाँ की जगह कौन सा है? कालपी है। ठीक है, कौन सा है? कालपी है। बाकी देखो ये जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के थे। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी कहाँ के हैं? तो बुलंदशहर के हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा अबुल फजल आगरा के हैं, टोडरमल सीतापुर आपने देखा लहरपुर के ही हैं। ठीक है, बाकी आप देखो जायस एक जगह पड़ता है कहाँ पे? अमेठी में। तो यहाँ के कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो वो यहाँ के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है द्वारिका प्रसाद, विशन नारायण, नवल किशोर या रघुपति सहाय। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है? रघुपति सहाय। तो रघुपति सहाय जो है इनका उपनाम है क्या? फिराक गोरखपुरी। ये उर्दू क्या थे? शायर थे। ठीक है, और इनका जो जन्म होता है, जन्म वो होता है कहाँ पे? तो गोरखपुर में। कहाँ पर होगा? गोरखपुर में इनको जन्म होता है। ठीक है, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? मदिराम, लल्लू लाल, रसखान या सेनापति। तो सिंहासन बत्तीसी जो है
वो लल्लू लाल की ही क्या है रचना है, ठीक है। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर या रहीम दास। तो अब हमने अभी बात की क्या है कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? अमीर खुसरो है। तो इसमें सही आंसर क्या है आपका? ये है आपका कौन सा? तो अमीर खुसरो है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा, देखो अमीर खुसरो और जो निजामुद्दीन औलिया हैं, इन दोनों लोगों का जो मकबरा है वो दिल्ली में ही है, क्योंकि आपने देखा कि अमीर खुसरो के गुरु कौन है? तो आपके निजामुद्दीन औलिया हैं। और निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन है? तो वो आप देखेंगे तो निजामुद्दीन औलिया के जो गुरु हैं वो बाबा फरीद हैं। जैसे आपने पढ़ा कि फरीदाबाद एक ज़िला है आपका हरियाणा में, तो वो ज़िला का नाम तो बाबा फरीद के नाम पे पड़ा हुआ है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे देखिएगा, अमीर खुसरो के गुरु कौन है? तो वो हैं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु कौन है? तो बाबा फरीद, बाबा फरीद, ठीक है, बाबा फरीद हैं। तो इनको ध्यान रखना, इनके गुरु ये, इनके गुरु ये हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी रामानंद, संत रविदास या करपात्री स्वामी। तो आप देखो इसमें जो जो लिखा है ना, ये खासकर यहाँ पे देखो वाल्मीकि, ठीक है। तो वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है? तो उसे माना तुलसीदास को जाता है। वाल्मीकि के बारे में आपने पढ़ा का होगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक आप पढ़ा का होगा जो कहाँ पे है, तो वो आपको मिल जाएगा बिहार में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1990 में हो रही है, ठीक है। और तो वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है? तो माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जरा हम लोग ध्यान रखते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो जैसे हमने पढ़ रखा है कि तो क्या है, रामचरितमानस है, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस मानस, जो कि किस भाषा में है? ये तो अवधी में, किस में है? अवधी में है, ठीक है। रामचरितमानस, रामचरित जो मानस की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है? इसमें कुल 7 कांड हैं। इसमें कांड है 7 कांड हैं, ठीक है। और इन 7 कांडों में अगर आप देखते हैं तो इन कांडों को देख लिया जाए कि वो 7 कांड कौन कौन से हैं। तो हमने पहला पढ़ रखा है बालकांड, बालकांड है। फिर इसके बाद में अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड है। फिर अरण्य कांड है। फिर किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड है। फिर इसमें किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड है। फिर इसके अलावा देखिएगा तो ये कितने हो गए? ये 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 5वां देखिएगा, 5वां आपका हो जाएगा किष्किंधा कांड हो गया। इसके बाद आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा सुंदर कांड, सुंदर कांड हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा लंका कांड, लंका कांड। और फिर मिलेगा आपको उत्तर कांड, ठीक है, उत्तर कांड। तो ये मैंने अरेंज किया है इसको, ठीक है। अब देखो सवाल यहाँ से बना है तो आपको इसको ध्यान से रखना होगा बड़ी अच्छे से कि इसमें सवाल क्या बनेगा। सवाल ये है
कि ये क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कांड, ये क्या है, सबसे बड़ा है, और ये क्या है, सबसे छोटा, ये क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है, और इसमें आप देखो अरण्य कांड जंगलों के बारे में, जब राम और सीता जंगल में थे उसके बारे में है। ठीक है ना, बाकी राम राज्य का उल्लेख उत्तरकांड में है। ठीक है, और किष्किंधा कांड में सुग्रीव बालू का युद्धों का वर्णन इसमें बताया गया है। ठीक है, बाकी रामानंद वो इंसान है जिन्होंने क्या किया था कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। अरे देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, लखनऊ। कब, 1916। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, कौन है, तो अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, देखो इससे सवाल आपसे पूछेगा ना, जो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, इसकी जब 1916 में बैठक होती है लखनऊ में, तो इसमें ये निर्णय लिया जाता है कि जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से एक हो जाएंगे। और ये किसका इसमें प्रयास रहा, तो प्रयासों में देखा जाए तो जो एनी बेसेंट हैं या फिर उसमें बाल गंगाधर तिलक हैं और जिन्ना हैं, इन लोगों की क्या है, एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लोग दोनों ये आपस में मिल रहे हैं। तो इसे हम लोग लखनऊ समझौता या मुस्लिम लीग समझौता भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि लखनऊ समझौता को मुस्लिम लीग समझौता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 1916 में आईएनसी का जो अधिवेशन है, अधिवेशन को हम लोग दो नाम देते हैं। इस हम लोग कांग्रेस लीग समझौता या फिर इसे हम लोग लखनऊ समझौता भी कहते हैं। लखनऊ समझौता कहते हैं। ठीक है, और इसी वाले 1916 में जो ये समझौता होता है, इसी में तिलक ने एक नारा दिया था, क्या कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। तो इस सवाल आता है कि जो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें हालांकि आप देखेंगे तो इसमें नरम दल और गरम दल भी मिल गए थे आपस में, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गई थी आपस में आकर। और इसी वाले अधिवेशन में आपको ध्यान रखना है, इसी अधिवेशन में तिलक ने क्या कहा था, नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार है, इसे और हम लेके रहेंगे। और इसी में 1916 में ही जो आपके राजकुमार शुक्ल हैं, जो बिहार के रहने वाले, तो वो हालांकि आते हैं और यहाँ से गांधी जी को लेके जाते हैं 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह होता है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसका जो मतलब प्रस्ताव है जो रखा गया था, जो पारित किया गया था, वो इसी वाले में पारित किया था, 1916 वाले में। अगला देखो, अगला आपका सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इलाहाबाद में, पटना में, कलकत्ता में, लखनऊ में। हालांकि सही ऑप्शन क्या है आपका, लखनऊ है। ठीक है, तो जो अखिल भारतीय, ध्यान रखना, अखिल भारतीय किसान सभा का इसका गठन की बात करते हैं, तो गठन कब होगा, तो ये गठन होगा कब, 1936 में। इसमें संस्थापक कौन होंगे, तो संस्थापक नाम आएगा स्वामी
सहजानंद सरस्वती। सरस्वती, तो ये क्या है, इसके संस्थापक हैं, और भी इनके साथ में जुड़ते हैं, लेकिन यही इसके मुख्य संस्थापक माने जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में, अयोध्या में, देवगढ़ में। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? यहाँ मिलेगा। ध्यान रखना कि हम लोग ऐसे ध्यान रखें, देवगढ़ ये कहाँ पे है? तो ये है आपका ललितपुर में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ललितपुर में। ये कहाँ पे है? ललितपुर में, ध्यान रखना। और जो ये दशावतार मंदिर है, ये जो दशावतार मंदिर है, ये ध्यान रखना कि ये पंचायतन शैली में बना है। कैसे बना है? पंचायतन शैली में बना है। ठीक है, पंचायतन शैली का मतलब होता है कि बीच में एक मंदिर होगा, उसके किनारे 4 मंदिर होंगे, उसे हम लोग पंचायतन शैली कहते हैं। ठीक है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे? ललितपुर में। किस काल का है? गुप्त काल का है, आपको बताना है। अगला देखिएगा, अगला है कि अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्त लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मथुरा से, प्रयाग से, वाराणसी या इस क्षेत्र से। इसका सही आंसर क्या है? प्रयाग से। तो देखिए प्रयागराज से ना ये खासकर अशोक स्तंभ की प्राप्ति हुई, जहाँ पर हरिसेन द्वारा उससे कुछ लाइनें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये रहेगा अशोक स्तंभ पर। क्या है? अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा। हरिसेन कौन है? तो समुद्रगुप्त क्या है? वो राजकवि हैं, उनके दरबार में रहते हैं। तो ये प्रशस्त लेख है। प्रशस्त मतलब कि इसमें राजाओं का मतलब प्रशंसा किया गया है। तो ये कहाँ पे? प्रयागराज में है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगला है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? राजगृह को, विदिशा को, पाटलिपुत्र को, कन्नौज को। तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? आपका विदिशा हो जाएगा। और विदिशा है कहाँ पर? तो ये है एमपी में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में धर्मराज का स्तूप कहाँ स्थित है? प्रयाग में, सांची में, अवध में या सारनाथ में। तो जो सही आंसर आपका है वो कौन सा है? सारनाथ। तो बताया गया था कि सारनाथ को पहले हम लोग ऋषिपत्तनम, मृगदांव या फिर सिंहपुर कहते थे। तो सारनाथ ये बनारस से लगभग और 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पे है। और सारनाथ वो स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इसे हम लोग बात करते हैं तो ये ध्यान रखिए, यहीं पे धर्मराज का स्तूप है और यहीं पे धम्मेक स्तूप भी है। तो सारनाथ में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर धम्मेक, धर्मराज का व चौखंडी स्तूप भी है। ठीक है, ये स्तूप है, ध्यान रखिएगा। ये सारे स्तूप, तीनों स्तूप कहाँ पे हैं? तो ये आपके सारनाथ में है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से उद्धृत है? अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा है कि भारत सरकार का, ये भारत आगे लिखा भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। 4 ऑप्शन है आपके, कौन कौन से? सारनाथ, मेरठ, प्रयाग या लखनऊ। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका क्या है? सारनाथ। ठीक है, तो देखिएगा जो राष्ट्रीय हम लोग बात करें जो चिन्ह है, जो राष्ट्रीय आपका जो चिन्ह है, इसे भारत सरकार ने कब? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, तो जो अशोक स्तंभ है जो सारनाथ में रखा गया म्यूजियम में, जो सारनाथ म्यूजियम है जो संग्रहालय, उसमें ये रखा गया और ये खासकर अशोक कालीन है, अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो उसकी जो ऊपर की जो ललाट है, ठीक है, जो ललाट है, अनुकृति है, उसको खासकर अपनाया गया, जिसमें 4 शेर हैं, जिसमें 3 ही दिखेंगे आपको। अगला है कि आगरा शहर की स्थापना की थी बहरल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिज्र खान ने या सिकंदर लोदी ने। तो देखिए जो सही आंसर ना वो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। कब? तो ये किया था 1504 में व 1506 में इसने क्या किया? अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो देखो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था, लेकिन 2 साल बाद देखा जाए तो उसने क्या किया था? अपना उसको राजधानी बना लिया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? ठीक है, किस नगर को भारत को सिराज कहा जाता है? आगरा,
प्रयागराज, जौनपुर या लखनऊ। तो सही आंसर क्या है आपका जौनपुर। तो हमने जौनपुर के बारे में पढ़ा कि 21 नदी किनारे, गोमती नदी किनारे हैं। जौनपुर में किसका शासन था? सरकी वंश का शासन था, जिसने क्या किया था? अटाला मस्जिद, जजरी मस्जिद, शाही पुल, शाही किला, ये सब कहाँ है? जौनपुर में। जौनपुर में देखेंगे शीतला चौकिया धाम भी है, और जौनपुर में कई सारी नदियाँ आके आपस में मिलती हैं, जैसे सई नदी है जो, वो भी गोमती में जाके मिलती है। कहाँ पे? जौनपुर में, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो जौनपुर बड़ी फेमस स्थान है किसके लिए? अच्छा, यहाँ पे देखो जौनपुर में, जौनपुर की मूलियाँ बड़ी फेमस होती हैं, बड़ी मतलब 8-8 फीट 9-9 फीट की मूलियाँ बताई जाती हैं कि यहाँ पे होता है। और जौनपुर में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, आपने भी पढ़ा, यूपी में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो जो सही आंसर है आपका वो हो जाए कौन सा? बलबन, ठीक है। तो बलबन वो इस व्यक्ति है जो, अब देखेंगे ये तुगलक वंश में आप देखेंगे ये आएगा, तुगलक वंशों में आता है। और जो बलबन को हम लोग ने पढ़ रखा है कि बलबन ने क्या किया था कि तुर्क ये जो चहलगानी है, ठीक है, उसको इसने क्या किया था? समाप्त किया था, ठीक है। और चालीसा दल इसी के द्वारा बनाया गया था, बलबन के द्वारा बनाया गया था। बाकी बलबन ने क्या किया था? बलबन ने ही, आप देखेंगे कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। उसके अलावा इसने क्या था कि सिजदा व पैबोस परंपरा शुरू किया था। तो सिजदा मतलब झुककर शासक को या राजा को सलाम करना, ये होता था, ठीक है। पैबोस मतलब होता था पैर चूमना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बलबन ने। अगला देखिएगा, अगला है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो लाने की बात करेंगे तो लाने का कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने। आपने पढ़ा कि टोपरा सहारनपुर में है नहीं, तथा मेरठ से 2। अच्छा, जो टोपरा और मेरठ इन दोनों जगहों से जो ये लेख या स्तंभ लेख ये लाया था, ये कहाँ लाया था? तो दिल्ली में लाकर रखवाया गया है। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लेकर आया था। कहाँ से? तो टोपरा और मेरठ से, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? कबीर का है, रामानंद का है, रामानुज का है या चैतन्य का है, ठीक है। तो इसमें जो देखो सही आंसर क्या है? रामानंद। इनसे एक सवाल बनता है, रामानंद ने भक्ति आंदोलन को रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए, ठीक है। यानी सवाल ये हो कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार विस्तार किसने किया? तो वो कौन होंगे? रामानंद हो जाते हैं, ठीक है, रामानंद हो जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? प्लासी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो देखिएगा जो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इस वाले में क्या किया गया था? इस वाले में एक पक्ष में तोपों का उपयोग किया गया था, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि तुगलकों का जो नीति है इसी में प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। इस नीति को लाया गया था। कब हो रहा है ये? तो 1526 में हो रहा है, ठीक है, 1526 में हो रहा है। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच है, इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। तो ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, बाकी प्लासी को तो आपको पता है 1757 वाला, ठीक है। तो आपको जो सही आंसर होगा इसमें वो क्या होगा?
आपका थर्ड हो जाएगा, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है इस वाले में, ठीक है, इसमें हो जाएगा। ठीक है,